नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। अभी हर दिन एक नई बात जो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह से इवॉल्व कर रहा है देश में। बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग फेज से चल रहा है। मानसून सेशन के दरमियान यह बिल्कुल साफ दिखने लगा था कि उसने एक वार्निंग बेल जो सत्ता पक्ष है उसको उन्होंने दे दिया था। अपोजिशन पार्टियों की एकता देखते बनी। वे जिस काम को वहाँ लेकर के आए थे उसमें सफल नहीं हुए, या तो मानी हुई बात थी, परंतु उन्होंने जिस तरह की एकता दिखाई अपोजिशन खेमे में, वो 26 पार्टियाँ जो जुड़ी थीं बंगलोर के अपने इन लोगों की मीटिंग के दरमियान, तो वो एकता दिखी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखी। और जो विरोधी खेमा है भाजपा के अगेंस्ट में, वो काफ़ी आशान्वित भी हुआ और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। कई तरह के की संभावनाओं को तलाशने की जो बात है वो शुरू हो गई, चलने लगी। लेकिन ये क्या, ये फिर एक नई घटना अभी हम लोगों ने देखा। उधर वो मानसून सेशन खत्म हुआ, थोड़ा एक दो दिन सब ठीक ठाक था, और उसके बाद कांग्रेस और आपने जिस तरह का वहाँ जिस तरह की एकता दिखलाई थी पार्लियामेंट में, वो फिर छत विछत होता हुआ नज़र आया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं दिल्ली के सीट शेयरिंग के मसले पर, वो दोनों तैयार नहीं हैं, एक 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 प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों ने एक तरह से कुछ ऐसा दिखलाया है जिससे लग रहा है कि उन दोनों में सीट शेयरिंग शायद हो नहीं पाए। ये आज की स्थिति है, मतलब अभी की स्थिति है। कल फिर वहाँ भी चेंज हो सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मेरी यही समझ बनती है कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच जरूर वहाँ भी समझौता होगा और कांग्रेस ले दे करके किसी अंडरस्टैंडिंग पर निश्चित तौर पर बात आपके साथ आएगी। ये आपके लिए बड़ी बात होगी, और ऐसा मैंने पहले कहा भी था और इसकी संभावना दिख भी रही है। पर देखते हैं क्या होता है। और उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक नई घटना घटी। अजीत पवार जी जाकर के शरद पवार जी से मिला है, और शरद पवार जी से जो मिला है, तो शरद पवार जी जो अपोजिशन खेमे के स्तंभ हैं, अभी भी भले ही उनकी पार्टी टूट गई, अजित पवार जी बाहर हो गए, वो सब बातें सब हुई हैं, वो सत्ता में भी इधर आ गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन बावजूद इस बीच उनका शरद पवार जी से मिलना हुआ। और शरद पवार जी से मिलना, इसने एक ज़बरदस्त भूचाल लाने वाली स्थिति पैदा कर दी। मानने लगे लोग कि अजित पवार जी शरद पवार जी से कुछ इन बातों को लेकर के गए थे जिससे कि अपोजिशन पार्टियों को एक ज़बरदस्त धक्का लगता। वो ये कि उन्हें माना गया और उन्हें शायद मनाने की ये चेष्टा की गई कि वो एनडीए खेमे में आ जाएं, और एनडीए खेमे में आने के बाद उन्हें उनके हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। इसका तो साफ तौर पर उन्होंने खंडन भी कर दिया, तुरंत बाद में ही उन्होंने खंडन कर दिया शरद पवार जी। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भाजपा क्यों इतनी परेशान है। अब वो सबको अगर अपने साथ ले ही आएगी तो इससे क्या उसे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है वहाँ। अगर मान लिया जाए कि शरद पवार जी भी आ जाते हैं, अजित पवार जी तो उनका मतलब एनसीपी पूरा का पूरा, अब मान लिया जाए कि वो वहाँ से चला आता है, शिवसेना पहले ही से एक उसका धड़ा आ ही चुका है, भाजपा वहाँ है ही है, तो जो सीटें हैं उसके पर एडजस्टमेंट होंगे, और सीटों पर एडजस्टमेंट होंगे इसका अर्थ है कि उन्हें सीट इनका घटेगा। भाजपा की सीट तो घटेगी ना, भले ही उनके साथी सहयोगियों की सीटें भी उसमें शामिल हों, उनकी सीटें घटेंगी। और ये कौन सी स्ट्रेटेजी है मुझे पता नहीं। इसलिए इसका अर्थ है कि भाजपा, इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो भाजपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है, 2024 के इलेक्शन की गंभीरता को देखते हुए किसी भी रिस्क को लेने का कोई भी अगर चांस कहीं दिखता है तो वो उसे काट देना चाहती है। परंतु समस्या ये है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई किसी खेमे में आ ही जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो उसी खेमे में रहे इलेक्शन के बाद। और जिस तरह से चीज़ें वहाँ चल रही हैं, शरद पवार जी
का खेमा अगर शरद पवार जी आ ही जाते हैं, तो क्या अपोजिशन के बाद अगर अपोजिशन खेमे को कुछ बढ़त मिलती है तो क्या वो भाजपा के साथ रहेंगे? मुझे लगता नहीं है, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेरा अपना आकलन है कि ये या तो बीजेपी अपने आप को बहुत कमज़ोर वहाँ महसूस कर रही है, और या नहीं तो फिर वो कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती है जिसकी वजह से उसके सीटों में कोई कमी आए। एक ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हालांकि शरद पवार जी ने इस बात का खंडन भी कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर इससे हुआ, अपोजिशन खेमे में एक शंका को इसने जरूर जन्म दे दिया। भले ही वो नहीं आए, लेकिन इस बात की शंका लोगों में जरूर हो गई होगी अपोजिशन खेमे में कि शरद पवार जी पता नहीं लास्ट आवर में क्या कर बैठेंगे। और शरद पवार जी चेस, जिस तरह से पॉलिटिकल चेस या पॉलिटिक्स का जो शतरंज है वो जिस तरह से चलते हैं, उसमें होने को कुछ भी हो सकता है। और क्यों शरद पवार जी ही क्यों, बाकी लोग भी तो जहाँ जब जैसा होता है वो करते ही हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं माना सकता है। और इधर तो उधर की, ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। अपोजिशन यूनिटी के कंटेक्स्ट में जब हम इस सारी चीज़ों को एक साथ सांगोपांग दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये साइड भी अहम है। इधर अगर देखें तो बिहार की बात, बिहार में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और नीतीश कुमार जी अचानक अभी दिल्ली गए। अब दिल्ली गए तो वो क्यों गए? अभी जिस तरह से कांग्रेस और आप में एक फ्रिक्शन पैदा हुआ था दिल्ली के सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या वहाँ कोई अपनी भूमिका अदा करने गए? क्या वो सचमुच आंख दिखलाने गए थे? हो सकता है कि वो सचमुच आंख दिखलाने ही गए होंगे, क्योंकि इसी तरह की बातें कही गई हैं, पब्लिक डोमेन में ये आया। लेकिन यह इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगर वो आंख दिखलाने गए होंगे तो आंखें दिखलाने का काम ही सिर्फ करके वो लौटेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अब वो क्या करने वाले हैं? क्या भाजपा के साथ उनका कुछ बनने वाला है? या अगर चूँकि वो रास्ता खुला रखना चाहते हैं अभी भी कि अगर उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया 31 तारीख और 1 तारीख को, जो अगले 1 सितंबर को जो इनकी एक्चुअल जो फुल फ्लेजेड मीटिंग होने वाली है मुंबई में, तो फिर वो रास्ता भी खुला रखेंगे। ये एक तरह का इंडिकेशन देने तो नहीं गए थे अपने पार्टियों को, अपने जो सहयोगी दल हैं जो अभी अपोजिशन खेमे में जुड़े हैं, क्या उन्हें हो सकता है कि जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की हो, लेकिन एक इंडिकेशन तो उन्होंने ज़रूर दे दिया। हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल काम से नहीं गए हों, ये भी हो सकता है। वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिगत काम से ही गए हों, आंखें दिखलाने ही गए हों, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट यह जरूर पड़ा होगा, और वो पड़ना लाजमी है कि उन्होंने बड़ा ही एक बहुत ही इसे कह सकते हैं कि बारीक इसे मूव माना जा सकता है कि उन्होंने अपने मित्रों को तरह से इंडिकेशन दे दिया कि मेरे लिए ये भी सही वो भी सही, देखते हैं आप हमारे हिसाब से चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर नीतीश कुमार जी संयोजक नहीं बन पाते हैं तब की स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन अब इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी शायद कुछ सोचे, और कांग्रेस जिस तरह से राजद के साथ अपना गठजोड़ बना रही है उसमें उसका भरसक प्रयास है कि किसी भी सूरत में न राजद छूटे न नीतीश जी छूटे, जनता दल यू। अब ये सब होना है, तो अपोजिशन खेमे में एक यही स्थिति भी है। उधर अगर हम देश के दक्षिणी हिस्से में बढ़ें तो उधर अगर देखते हैं तो डीएमके इधर दिनानुदिन काफ़ी प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रखने लगा है। हालांकि उनको यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा की ओर से ज़बरदस्त वहाँ उन्हें प्रहार मिल रहा है, और अन्नामलाई जो वहाँ कांग्रेस भाजपा के जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, उनकी जिस तरह से वो अपने पॉलिटिकल मूव्स करते हैं और जितनी सीरियसली और जितने शिद्दत के साथ वो काम में लगे हुए हैं, ये बात तो निश्चित है कि भले ही वहाँ पर भाजपा को सीट मिले या ना मिले, लेकिन भाजपा के परसेंटेज ऑफ वोट में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो परसेंटेज ऑफ वोट कन्वर्सन ऑफ सीट्स में शायद न दिखे, लेकिन इस बार आगे ये एक चैलेंज के रूप में वहाँ जरूर उभर रहे हैं, और उसी को मीट करने के लिए जिस तरह से अभी द्रमुक और करुणानिधि
स्टालिन साहब जिस तरह से अपनी राजनीति चल रहे हैं, तो वो एक उन्हें अपोजिशन खेमे में ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा उधर ओवैसी जी हैं ही, भले ही वो कहीं से भी हों, लेकिन उनके बारे में तो माना जाता है कि वो भाजपा के साथ है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब अपना अपना एनालिसिस है। फिर अभी रेड्डी साहब हैं आंध्रा में, अब उनको किसी तरह से बाहर करके नायडू साहब चाहते हैं कि वो बाहर हों, तब वो भाजपा के साथ होंगे। तो नायडू साहब किसी भी सूरत में भाजपा को छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अभी भी वो भाजपा के साथ उस तरह से तो है नहीं, एक गठबंधन के हिसाब से नहीं है, परंतु समय समय पर वो उनके साथ खड़े होते हैं और इसका फ़ायदा भाजपा को भी मिलता है और उनका भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी जिस तरह से अपोजिशन खेमा में चीज़ें तेज़ी से कभी सामान्य होती दिखती हैं और कभी फिर उसमें उलटफेर होना शुरू होता है, ये सब चीज़ें सामान्य हैं, ये चलती रहेंगी। परंतु मैं देखने लगा हूँ कि मुझे लग रहा है कि समय के साथ साथ शायद सीट शेयरिंग में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग, जो माना जाता था कि बिल्कुल होना इन लोगों में संभव नहीं था, आने वाले समय में होगा और ये भाजपा को अच्छा चैलेंज करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है और भाजपा अपनी चालें, पॉलिटिकल चालें कैसे चलती हैं और उनके साथ बाकी लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अगर आपको ये ठीक ठाक लग रहा है तो। जय हिंद।